नमस्कार, कैसे हो? देखिए, आज की वीडियो हम देखते हैं आखिर दुनिया को बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी। क्या जरूरत थी बैंक खोलने की? पहले पैसा डालने जाओ फिर निकालने जाओ, इससे अच्छा तो घरों में ही रखते थे। देखिए, हर एक चीज की अपनी एक कहानी होती है, आपकी भी अपनी एक कहानी होगी, ऐसे ही बैंकों की भी अपनी एक कहानी है। लेकिन समय के साथ दोनों बदल गए, आप भी बदल गए, बैंक भी बदल गई। आपको क्या लगता है आज जो आपको एसबीआई दिखता है, पीएनबी दिखता है, एचडीएफसी दिखता है, आरबीआई दिखता है, पहले भी ऐसे दिखता होगा? नहीं भैया, इनका इतिहास 4000 साल पुराना। सही मायने में लोग तो कहते थे पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, एसबीआई की स्थापना इतने में हुई। तो भैया स्थापना ना हुई है, लेकिन जो उनको स्थापित करने की थिंकिंग है वो कितनी पुरानी है, 4000 साल पहले की। देखिए, शुरुआती दौर में क्या होता था, आज से करीब 4000 साल पहले लोग खुद का सोना, खुद की चांदी, खुद के आभूषण, खुद का अनाज खुद के घरों में रखने से कतराते थे। क्यों? क्योंकि भैया चोरी हो जाता था। चोरों का इतना दबदबा था ना उस समय कि लोग अगर अनाज की बोरी में भूसा रख देते थे, उसको भी उठा के ले जाते थे। बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। आज भी ऐसा देखने को मिलता है। अभी अभी का केस है, एटीएम मशीन समझकर पासबुक प्रिंटिंग मशीन ही उखाड़ लिया गया। बताओ, इसका मतलब भैया मेसोपोटामिया के गुण, 4000 साल पहले के गुण आज भी देखने को मिलते हैं 2026 में। एटीएम मशीन समझकर प्रिंटिंग मशीन ही उखाड़ ली गया। इसलिए ना पहले हाथ पैर काट दिए जाते होंगे चोरी करने पर, यूं थोड़ी ना काट दिए जाते होंगे। तो भैया पहले चोरियां बहुत होती थी, आज भी होती हैं, लेकिन पहले घर के घर लूट लिए जाते थे। अब क्या किया जाए, क्योंकि पुलिस व्यवस्था तो थी नहीं, अब क्या किया जाए? तो भैया लोगों ने दिमाग लगाया, क्यों ना हम अपना सोना चांदी हीरे जवाहरात अनाज जो भी कीमती वस्तुएं हैं उनको ऐसी जगह रखें जहां से वो। तो भैया उस समय 4000 साल पहले सबसे ज्यादा सेफ जगह थी क्या? मंदिर। क्यों? क्योंकि भैया मंदिरों में एक तो जल्दी कोई चोरी नहीं करता था, ऊपर वाले का खौफ रहता था कहीं प्रकट ना हो जाए, दिक्कत कर देंगे। दूसरा, पुजारी शटर बंद करके ताला मार के मंदिर के एकदम मुंह पे सोता था। तो भैया लोगों ने अपना सोना चांदी कहां जमा करना शुरू कर दिया? मंदिरों में। मंदिरों को उन्होंने ठिकाना बना लिया। कुछ राजा महाराजाओं को इधर भी रखते थे, उसकी जिम्मेदारी राजा लेता था, लेकिन मंदिरों की सेफ्टी का जिम्मा किसका होता था? पुजारियों का ही होता था। अब भैया आप एक बात सोचो, अब पुजारियों के सामने पड़ा है सोना चांदी हीरे जवाहरात अनाज दुनिया भर का। देख देख के दिमाग खराब होने लगा, आपका भी हो जाता। अब भैया पुजारियों ने दिमाग लगाया, हमारे यहाँ ये सोना चांदी अनाज पड़ा पड़ा क्या करेगा, क्यों ना हम इसको उसको दे दें जिसको इसकी जरूरत है, बदले में हम उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वापस ले लेंगे। तो भैया यहीं से शुरू होती है दुनिया के पहले बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत। लोगों ने जमा करना शुरू किया कहां? मंदिरों में। डिपोजिशन करना शुरू किया कहां? मंदिरों में। उधर से पुजारियों ने उठाकर उधार ऋण लोन देना चालू कर दिया। भैया बदले में ब्याज इंटरेस्ट वसूलना शुरू हो गया। तो भैया मंदिर ही थे क्या दुनिया की पहली बैंक। फिर इसके बाद प्राचीन काल में क्या हुआ, लगभग 600 ईसा पूर्व कि एक देश का व्यापार दूसरे देशों से होने लगा। मतलब कि एक शहर का व्यापार दूसरे शहरों से होने लगा, लोग दूर दूर जाने लगे व्यापार करने। अब भैया पुजारियों की बस की बात तो थी नहीं, मंदिरों की बस की बात तो थी नहीं, क्योंकि हर एक शहर का करेंसी सिक्का अलग अलग होता था। उसको कैसे मैनेज करते पुजारी लोग, उसको कैसे बदलते पुजारी लोग? अब क्या किया जाए? फिर कुछ बड़े बड़े व्यापारी कहां निकल कर आगे आए, उन्होंने कहा आज से हम भी लोगों का सोना चांदी अपने यहां रखेंगे, हम भी लोगों को उधार ऋण लोन देंगे, हम भी ब्याज वसूलेंगे, और हम ही लोगों की करेंसी सिक्के को एक शहर से दूसरे शहर में बदल देंगे। इसका मतलब भैया अब केवल मंदिरी बैंकों का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ बड़े बड़े व्यापारी भी बैंकों का काम करने लगे थे, जिसको हम क्या कहते थे? देखिए, ग्रीस के समय वालों को ट्रेपेजिटाई कहते थे, ये प्राइवेट बैंकर होते थे, और रोम के समय वालों को आर्जेंट्री कहते थे, और कुछ गवर्नमेंट बैंकर होते थे, उसको हम क्या कहते थे? मेंसारी। तो ये सभी क्या होते थे? व्यापारी होते थे। इनका काम होता था लोगों का अपने यहाँ सोना चांदी रखवाना, जिसको जरूरत पड़ती उसको उधार ऋण लोन देना, ब्याज वसूलना, और लोगों की करेंसी को एक दूसरे में बदल देना। ऐसे करते करते भैया व्यापार काफी लंबे समय तक चलता रहा। अब इसके बाद समस्या क्या आने लगी, लगभग 1100 से 1200 एनाडामनी का मतलब तो आप समझ लीजिए ईसा मसीह के जन्म की पूर्व। समस्या क्या आने लगी कि जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश गया, कहां? व्यापार करने, क्या लेकर? सोना चांदी लेकर। बीच में मिल गए कौन? गब्बर सिंह। अब तेरा क्या होगा कालिया, लूट लिया। डाकू लुटेरे क्या करते थे? जंगलों में बैठ जाते थे झुंड बनाकर, जो भी व्यापारी आता था उसको लूट लेते। बहुत से व्यापारियों को मार भी डाला, बेचारी रजिया सुल्तान मरा गई इसी चक्कर में। डाकुओं को लगा कि व्यापारी है, लूटने के चक्कर में उसको मार डाला। तो भैया पूरा यूरोप कतराता था डाकुओं से, क्योंकि बहुत खतरनाक थे उस समय के डाकू। अब क्या किया जाए? तो भैया व्यापारियों
उन्होंने दिमाग लगाया, हम भी झुंड बनाकर चलते हैं। तो व्यापारी लोग भी क्या करने लगे, हम भी झुंड बनाकर चलने लगे। लेकिन आप झुंड बनाकर जाओ या अकेले जाओ, डाकू तो डाकू ठहरे, वो लूट ही लेते थे। क्योंकि भैया उनका इतने खतरनाक थे ना उस समय के डाकू, अगर एक अकेला आदमी आता था ना तो उसको ऐसे कचरा करके मारते थे, अगर नहीं देता था ना सोना, कचरा कर देते थे उसको। अब क्या किया जाए, इस कारण भैया पूरे यूरोप में अर्थव्यवस्था डगमगा गई। क्यों? क्योंकि कोई व्यापारी व्यापार करने जा ही नहीं पाता था दूसरे शहर। अब क्या किया जाए, तो अब जुगाड़ निकाला, क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कैसे काम करता था, आप जिस शहर में रहते हो वहीं उसी शहर के किसी भी व्यापारी के पास अपना सोना चांदी जमा कर दो, बदले में वो आपको क्या देगा, एक कागज पर लिख कर देगा कि इस ढक्कन ने हमारे पास इतने सोने के सिक्के जमा कर दिए हैं, हम इसको अपनी मुहर लगा कर देते हैं। अब व्यापारी क्या करता, उस कागज की पुंगी बनाकर जेब में रखकर चल देता। अब मिलो कितना डाकू लुटेरे मिलना है, हमारे पास सोना चांदी है ही नहीं। अब भैया व्यापारी पहुंच गया कहां, उसी शहर, जिस शहर में उसको व्यापार करना है, वहां पर वो गया और किसी भी दुकानदार मतलब व्यापारी को वो कागज दिखाया कि महाराज हमारा उस शहर की उस दुकान पर इतना सोने के सिक्का जमा है, इस पर देखिए उसकी सील मोहर सब कुछ लगा हुआ, आप हमको हमारा सोना भांज कर दे दो ना ताकि हम व्यापार कर सके। वो व्यापारी जैसे ही देखता दुकान वाला, वो उसको उतना ही सिक्का वापस कर देता। जैसे भैया बिल ऑफ एक्सचेंज आया, कागज आया, वादा पत्र आया, पूरी दुनिया में व्यापार बूम कर गया। क्यों? क्योंकि भैया बिल ऑफ एक्सचेंज आने से, कागज आने से सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई, क्या, लुटने की। समझ रहे हैं ना, इस कारण भैया पूरे यूरोप में व्यापार क्या हुआ, बूम कर गया। मतलब व्यापार इतनी तेजी से मतलब बढ़ा कि लोग पगला गए, ये क्या हो गया। फिर इसके बाद इटली में कुछ अमीर परिवार थे जैसे कि मेडिसी फैमिली, इन्होंने क्या दिमाग लगाया इटली वालों ने कि भैया बिल ऑफ एक्सचेंज आने के बाद, वादा पत्र आने के बाद, कागज आने के बाद दुनिया में व्यापार तो बूम कर गया, लेकिन मार्केट में नकली सिक्के, नकली कागज बहुत आ गए। हर कोई लिख कर दे देता, भले ही उसके पास किसी ने सोना चांदी जमा किया हो अथवा ना किया हो, कोई भी अपनी मोहर लगाकर मार्केट में छोड़ देता। अब क्या किया जाए, तो भैया इटली वालों ने दिमाग लगाया और अपने यहाँ कई छोटे छोटे बैंक खोले हर एक देश के, ताकि नकली सिक्के, नकली कागज की पहचान हो सके। तो भैया इसीलिए इटली से ही मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत होती है। अब इसके बाद क्या होगा, एक जगह है नीदरलैंड, नीदरलैंड में एक जगह है कि एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम उस समय दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था, क्योंकि दुनिया भर के व्यापारी आते थे वहां व्यापार करने के लिए। तो नीदरलैंड में खुला क्या, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। कितने में, 1609 में। इस बैंक ने क्या किया कि पूरी दुनिया का सोना चांदी अपने यहां जमा करना शुरू किया और सबको एक सेफ अकाउंट देना शुरू किया। और क्या किया, व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं होगा, मतलब कि नकली सिक्के नोटों को खत्म कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड खुला, कितने में, 1694 में। देखिए इंग्लैंड वालों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसलिए खोला था क्योंकि उस समय फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड भूखा मर रहा था, उसको धन जुटाना था। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया कि पूरी दुनिया का सोना चांदी जमा किया और क्या किया कि सरकार को दे दिया। बदले में इंग्लैंड की सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को क्या दिया, नोट छापने की शक्ति दे दी कि आप आधिकारिक रूप से नोट छाप सकते हो। हालांकि इससे पहले चाइना में नोट का जन्म हो चुका था, लेकिन इसको अधिकार दिया गया था। इसलिए दुनिया की बैंकों की जननी किसको कहा जाता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड को, किसको पहली बार अधिकार दिया गया था। अब आते हैं हम भारत में, आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए भारत में प्राचीन काल में कौटिल्य के समय लोन सिस्टम था, ब्याज लिए जाते थे, लेकिन प्रॉपर बैंक नहीं थे। साहूकार होते थे, वही पैसा रखते थे, वही लोन देते थे और वही वसूलते थे। अंग्रेज आए कितने में, 1600 में। इन्होंने भारत में क्या रखी, बैंकों की नींव रखी। क्यों? क्योंकि भैया इनको भारत से व्यापार करना था और आपको तो पता ही होगा कैसा व्यापार करना था। अंग्रेजों ने भारत में खोला पहला बैंक, कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कितने में, 1770 में, बाद में बंद हो गया। दूसरा बैंक खोला बैंक ऑफ कलकत्ता, कितने में, 1806 में, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, बैंक ऑफ बंगाल। तीसरा बैंक खोला बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। चौथा बैंक खोला बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। अब देखिए 1921 में अंग्रेजों ने क्या किया कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज कर दिया और इसका नाम रख दिया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखते जाइए, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक बनेगा। देखिए इसके बाद क्या किया,
इलाहाबाद बैंक खोला 1865 में। देखिए जो इलाहाबाद बैंक था ना, यही पहला बैंक था जिसमें भारतीयों का तनी मनी हाथ था। इसके बाद खोला गया 1894 में पीएनबी, ये पूरी तरह भारतीयों ने खोला था, मतलब कि ये पूरी तरह भारतीयों का था। अब इसके बाद 1935 में हमारा आरबीआई बन गया। देखिए आरबीआई पर भी शुरुआती दौर में किसका हाथ था? अंग्रेजों का ही हाथ था, बाद में भारतीयों का कंट्रोल हुआ। आज यही आरबीआई भारत की पूरी बैंकों को कंट्रोल करता है। अब देखिए इसके बाद 1955 में क्या किया कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था ना, 3 बैंकों को मिलाकर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। अब इसका नाम बदल दिया 1955 में, और क्या कर दिया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद देखिए 2017 में क्या किया कि एसबीआई में 6 बैंक मर्ज कर दिए, बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक। ये 6 बैंक जब एसबीआई में मर्ज कर दिए तो भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया क्या? एसबीआई। और एसबीआई क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 3 बैंकों को मर्ज कर बनाया था। अब इसके बाद देखिए 2019 में क्या किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया, पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया। तो भैया ये थी पूरी दुनिया में और भारत में बैंकों की कहानी, जो कहां से शुरू हुई? मंदिरों से, और आज कहां पर आ गई? मोबाइल पर। आज आप 1 सेकंड में धड़ल्ले से पैसा इधर से उधर कर सकते हैं। अगर आपको छोटा पेमेंट करना है, बिल भरना है, रिचार्ज करना है, करिए यूपीआई का यूज। अगर आपको बड़ा पेमेंट करना है, फीस भरनी, बिजनेस करना है, करिए नेट बैंकिंग यूज। क्या दिक्कत है? अगर आपको तुरंत इंस्टेंट पैसा भेजना है तो करिए आईएमपीएस का यूज, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगर आपको इंस्टेंट बड़ा अमाउंट भेजना, तुरंत भेजना, करिए आरटीजीएस का यूज, रियल टाइम ग्रोथ सिस्टम। अगर आपको एक साथ कई लोगों को पैसा भेजना, स्विगी जोमेटो क्या करता है एनईएफटी का यूज। तो भैया इसके द्वारा आप एक साथ कई लोगों को पैसा भेज सकते हो। हालांकि टाइम लगता है, थोड़ा डिले करता है, लेकिन पैसा सभी के में जाता है। अगर आपको बैंक अकाउंट मैनेज करना है तो करिए मोबाइल बैंकिंग का यूज। अगर आपको खुद के पैसे शॉपिंग करनी तो करिए डेबिट कार्ड का यूज। अगर आपको उधार के पैसे से पेमेंट करनी है, मतलब शॉपिंग करनी है, तो करिए क्रेडिट कार्ड का यूज। अगर आपके पास फोन कार्ड कुछ भी नहीं है तो करिए एईपीएस का यूज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें आधार कार्ड दीजिए, फिंगरप्रिंट लगाइए, धड़ल्ले से पैसा फेंक देगा। अगर आपके पास फोन कार्ड मतलब नेट वगैरह कुछ भी नहीं है, कहीं फंस गए, करिए यूएसएसडी का यूज। ये क्या होता है? एक प्रकार का कोड देता है, जिससे कि एक कोड आता है, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। कीपैड मोबाइल में भी हो सकता है। तो भैया आज आप देख रहे हो, आज मंदिरों से शुरू हुई जो कहानी आज डिजिटल पर आ गई। आज आप 1 सेकंड में धड़ल्ले से पैसा इधर से उधर फेंक सकते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए भारत में बैंकों को कैसे बांटा गया है। देखिए भारत में बैंकों को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक होती है नॉन शेड्यूल्ड बैंक और एक होती है शेड्यूल्ड बैंक। देखिए नॉन शेड्यूल्ड बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो आरबीआई की लिस्ट से बाहर होती है, मतलब कि रजिस्टर्ड नहीं होती, इसलिए जोखिम भरी होती है। और दूसरा ये है कि इनकी पूंजी 5 लाख से नीचे कम होती है। अब भैया एक बात बताओ, जिस बैंक की पूंजी 5 लाख होगी, इतना तो कोई आदमी लेके चल रहा है अपने जेब में। अब जिस बैंक की पूंजी मात्र 5 लाख से कम होगी, अगर एक साथ कई लोग लोन लेने आ गए, ये तो डूब जाएगा। इसलिए जोखिम भरी होती है और आरबीआई का पूरे नियम कानून इस पर लागू नहीं होते। और दूसरा ये है कि जरूरत पड़ने पर इसे आरबीआई लोन भी नहीं देती। तो ये कैसा बैंक? तो भैया इसमें जोखिम भरा ये होता है, छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए, छोटी मोटी कामों को, छोटा मोटा लोन डिपॉजिट करने के लिए होता है ये बैंक, ठीक है। दूसरा है क्या? शेड्यूल्ड बैंक। अब यही होती है बैंक। देखिए इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक होती है कमर्शियल बैंक, एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। देखिए कोऑपरेटिव बैंक इसलिए खोला गया था ताकि ये शहर में भी है और गांव में भी है। तो कोऑपरेटिव बैंक इसलिए खोला गया था ताकि छोटे मोटे लोगों को मतलब छोटे मोटे लोगों को दुकान, मतलब कस्बों के खेती करने के लिए, पशुपालन करने के लिए, मुर्गी पालन करने के लिए। अब भैया शहर में है तो छोटा मोटा धंधा करने के लिए क्या खोला गया था? कोऑपरेटिव बैंक। देखिए ये रूरल जो बैंक है इसकी संख्या कितना है? 386। ये बैंकों की संख्या है, ब्रांचों की संख्या कोई भी नहीं है, ठीक है। ब्रांच से कितने लग जाओगे पागल हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए रूरल है, इसकी संख्या कितनी है? 386। इसका काम होता है जैसे किसी को खेती करना है, किसी को मुर्गी पालन करना है, किसी को भैंसे खरीदनी, किसी को गाय खरीदनी, तो ये क्या लोन दे देता है। लेकिन इससे पहले क्या करता है, जो भी रूरल बैंक के तहत मतलब अगर लोन ले जाता है तो उसको अपने प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल बतानी पड़ती है। उसके बाद उसको लोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा
ये डिसाइड होता है। ऐसे ही अर्बन, जैसे इसकी संख्या कितनी 1500, ये शहर में है। शहर में तो जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, किसी को कोई फल की दुकान खोलनी है, तो मतलब सब्जी वब्जी की दुकान खोलनी है, छोटी मोटी दुकान खोलनी, तो उसके लिए भी ये लोन देती थी। ये ज्यादा बड़ा पेमेंट मतलब लोन नहीं दे पाती। अब ये होती है हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या, कमर्शियल बैंक। देखिए कमर्शियल बैंक इसलिए खोला गया है ताकि दुनिया मतलब भारत के जितने भी लोग हैं सबको अपने अपने हिसाब से लोन जमा डिपॉजिट किया जा सके। ठीक है, देखिए इसमें आती है फॉरेन बैंक, मतलब विदेश की जो बैंक भारत में आकर खोली है उनको हम कहते हैं फॉरेन बैंक। इनकी संख्या कितनी है 44। फॉरेन बैंक को क्यों खोला गया है, क्योंकि भैया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा तो क्या भैया वो पब्लिक सेक्टर में होगा, आरआरबी में करेंगे, प्राइवेट बैंक करेंगे नहीं, उसके लिए जरूरी है फॉरेन बैंक। तो जो ट्रांजैक्शन होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, सर्विस फॉरेक्स सर्विसेज का, तो इसमें होता है फॉरेन बैंक से। अब इसके बाद देखिए इसमें कोई किसी अगर आप खाता खुलवाने जाओगे तो नहीं खोलेगा, ये बड़े बड़े लोगों को खाता खुलता है इसमें, जिसका करोड़ों का बिजनेस चलता है उसका इसमें खाता खुलता है, भारतीयों का खुलता है। अब देखिए दूसरा है क्या, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट इनकी संख्या कितनी है 21। अब आप एक बात बताइए, प्राइवेट बैंक में जैसे एचडीएफसी है, एक्सिस है, तो ये भैया जो बैंक है इनमें भीड़ कम क्यों होती है, जबकि आप चले जाओ एसबीआई में या केनरा बैंक में या सेंट्रल बैंक में भीड़ कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि भैया ये 10,000 से ही खाता खोलता है। अब जो चीज 10,000 से खाता खोलती है उसमें भीड़ क्या होगी, कम होगी, तो भैया इसमें भीड़ क्या होती, कम होती। दूसरा ये लोगों को बेहतरीन सुविधाएं देता है। भैया आप एसबीआई में चले जाओ आपको कचरा मिलेगा, सब कुछ कचरा मिलेगा, क्योंकि भैया उसको तो हर एक इंसान का खाता खोलना है, कोई भी आ जाए, चाहे जीरो वाला आ जाए चाहे करोड़ वाला आ जाए। इसलिए मतलब जो गवर्नमेंट वो होती है पब्लिक सेक्टर की बैंक उनमें भीड़ ज्यादा होती है। अब इसमें तो ना ये स्कॉलरशिप वाला खाता खोलेगा, ना ही आपकी कोई सरकारी योजना वाला खाता खोलेगा, इसमें तो बड़े बड़े लोगों के खाते खुलते हैं, इसलिए इसमें भीड़ कम होती है। तो अब देखिए आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, देखिए इसमें इसको क्यों खोला गया, जो ग्रामीण कस्बों के लोग होते हैं उनको क्या सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए, उनको लोन देने के लिए, जमा करने के लिए, तो हर एक स्टेट में आपको आरआरबी देखने को मिलेगा। इनकी संख्या कितनी है 28, हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए पब्लिक सेक्टर की जो बैंक होती है आप बस किसी को जानते हो, एसबीआई हो गया, केनरा हो गया, पीएनबी हो गया, सब किसी में आती है, पब्लिक सेक्टर में आती है। अब देखिए इसमें है एक आती है एग्जिम बैंक, इसका काम होता है क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी लेन देन होता है वो एग्जिम बैंक में होता है। अब देखिए आईडीबीआई, इसका काम होता है शेयर मार्केट का, शेयर बाजार का जो भी लेन देन होता है सब किसमें होता है, आईडीबीआई में। और एसबीआई क्या है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अब देखिए 12 है क्या, नेशनलाइज बैंक, इसी में सब आ जाती हैं आपकी केनरा बैंक, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, सब किसमें आ जाती है, नेशनलाइज बैंक में। इनकी संख्या कितनी 12। तो आप समझ गए होंगे भारत में बैंक को कैसे बांटा गया है, कि अपने हिसाब से बांटा गया है, कोई भी छूटे ना और किसी को भी दिक्कत ना हो। मतलब अगर आपको देखो छोटा मोटा आदमी है कहाँ चले जाएगा, पब्लिक सेक्टर की बैंक में। अगर किसी को गांव वगैरह में लोन वगैरह चाहिए तो किस में चले जाएगा, रूरल में छोटा मोटा। अगर किसी किसान को मतलब खेती करनी है या कुछ भैंसे खरीदनी है तो कहाँ जाएगा, रूरल बैंक में। अगर शहर के किसी व्यक्ति को कुछ धंधा पानी खोलना है तो कहाँ जाएगा, अर्बन बैंक में। ऐसे ही देखिए अगर फॉरेन को जो मतलब विदेश के जो भारत में खोले हुए हैं इनसे क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड जो हो वो आसान हो जाएगा। प्राइवेट बैंक जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको काम आसान कर देगा। आरआरबी गांव के लोगों को से मतलब सरकारी योजनाओं से, विकास के कामों से जोड़ देगा, मतलब हर एक चीज से जोड़ देगा। और जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है तो आप जानते ही हैं मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखेगा। आईडीबीआई शेयर मार्केट को देखेगा। एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है भारत का। और नेशनलाइज बैंक आप चले जाइए या कोई भी चले जाइए सब काम कर देगा। तो भारत में इस प्रकार से बैंकों को बांटा गया है। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।